हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 4 सेमेस्टर हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग आंसर से रिलेटेड सारे पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। गाइस, इससे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट करा चुकी हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियोस के अंदर मैंने आपको बंगाल से रिलेटेड पॉइंट बताया है और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको मैसूर से रिलेटेड पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं आप लोग जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों के असाइनमेंट में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा एंड ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुद्दे क्या थे। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वो कौन से इश्यूज थे जो कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। यानी कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे 19वीं शताब्दी के जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को उन मुद्दों से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए हम फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां विद्यमान थी। तत्कालीन हिंदू समाज में जाति प्रथा के बंधन कठोर हो गए थे, छुआछूत की भावना विद्यमान थी, सती प्रथा एवं बाल हत्या प्रचलन में थी, समाज में अंधविश्वास व रूढ़िवादिता व्यापक थी, मूर्ति पूजा व धर्म से संबंधित कर्म कांडों की प्रधानता थी। सौभाग्य से इसी समय अनेक महान समाज सुधारक हुए। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रनाडे आदि का ध्यान समाज में व्यापक इन दोषों की ओर गया। अंततः उन्होंने समाज में व्यापक दोषों को दूर करने का बीड़ा उठाया। परिणाम स्वरूप समाज तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों की बारसी आ गई। इन महान सुधारकों के नेतृत्व में अनेकानेक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है। बेसिकली गाइस, परिचय के अंदर बताया गया है कि 19वीं शताब्दी के टाइम पे जो हमारा इंडिया था, यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन सी ऐसी परेशानियाँ थी जो कि समाज में फैली हुई थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू समाज के अंदर जाति प्रथा थी, छुआछूत की भावना थी, इसके अलावा धार्मिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। सती प्रथा जैसी प्रथाएं चल रही थी जिससे कि समाज के ऊपर एक बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पे हमारे समाज के अंदर बहुत सारे समाज सुधारक हुए जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, आप सभी को इन जो ये फेमस पर्सन है इनके नाम को ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले हैं राजा राम मोहन राय। दोस्तों, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज के अंदर। इन्होंने बहुत सारी कुप्रथाओं को बंद करवाया था उस टाइम पे, यानी कि 19वीं शताब्दी में, एंड इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए थे। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने आई एम श्योर इनके बारे में तो सुना ही होगा। इसके अलावा
अलावा और भी हैं दोस्तों जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जितने भी समाज सुधारक हुए, इन्होंने समाज से इन सारी धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया और काफ़ी सारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन छेड़े, काफ़ी सारा विरोध किया, जिससे कि ये जो प्रथाएं हैं ये दूर हो सके हमारे समाज से और इनको दूर किया जा सके। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है एंड गाइस इस तरीके से आपको इस सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुद्दे निम्नलिखित हैं। पॉइंट है कि कौन कौन से वो मुद्दे थे जिनकी वजह से ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम उन मुद्दों को भी देख लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है सती प्रथा। दोस्तों सती प्रथा एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा था उस टाइम पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड ये बहुत ज़्यादा समाज में फैला हुआ था, इसको रोकना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कई बार इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता था पवित्र महिला। तो दोस्तों सती प्रथा बेसिकली क्या थी ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको इस पैराग्राफ को ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है राजा राम मोहन राय और वह घटना। राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वे काफ़ी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ है वैसा अब वो किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है सती प्रथा को ख़त्म करने के पीछे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि सती प्रथा एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है एंड ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के लिए ये जो घटना थी जिसका जिक्र मैंने आपके साथ यहाँ पे किया, ये घटना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इस घटना के बाद जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने ये चीज़ ठान ली थी कि इस प्रथा को समाज से हटाना है। तो दोस्तों आगे उन्होंने क्या क्या काम किया ये हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को स्त्रियों के साथ किए गए घोर अन्याय बताते हुए इसे समस्त हिंदू समाज के लिए शर्मनाक कहा। परिणाम था कि सरकार ने सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया तथा ऐसा करने वालों को दंड देने का नियम बनाया। सरकार ने स्त्री को बलपूर्वक जलाए जाने को हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया तथा इस प्रथा को प्रोत्साहित करने वालों पर फौजदारी मुकदमा चलाने की घोषणा की। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके इसको 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। सबसे पहले ये नियम बंगाल में लागू किया गया और फिर 1830 में मद्रास एवं बंबई में भी लागू कर दिया गया। सो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से राजा राम मोहन राय ने बताया कि जो सती प्रथा है वो समस्त हिंदू समाज के लिए एक शर्मनाक चीज़ है और उन्हीं के प्रयासों के बदौलत जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी लगा कि हाँ ये प्रथा बंद होनी चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रथा को बंद करने के लिए कानून बनाया। कानून के अंदर कहा गया कि किसी भी स्त्री को बलपूर्वक नहीं जलाया जाएगा, उसको सती नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों सती प्रथा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह। समाज सुधारकों ने बाल विवाह का भी तीव्र विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया, लेकिन ये कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सका। अंत में एक पारसी धर्म सुधारक वी.एम. मालबरी के प्रयत्नों से 1891 में समस्त आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह
पर रोक लगा दी गई। हरविलास शरद के अथक प्रयत्नों से 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा बालक की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष एवं बालिका की आयु 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। साथ ही इसमें बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह। दोस्तों 19वीं शताब्दी में सती प्रथा के बाद बाल विवाह बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। उस टाइम पे बहुत छोटी एज के अंदर ही लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से जो लड़का है एंड जो लड़की है दोनों के ऊपर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता था, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी। तो दोस्तों धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा कि ये जो बाल विवाह है ये बहुत बुरी चीज़ है। हालांकि उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग ये भी मानते थे कि छोटी उम्र में शादी करना ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता था कि इसके क्या क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर उस टाइम पे आंदोलन शुरू किए गए एंड सबसे पहले जो कानून पारित किया गया इसको लेकर वो था नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे 1872 में पास किया गया। दोस्तों आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अंदर 14 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां थी उनकी जो शादी थी उसको वर्जित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये कानून उस टाइम पे ज़्यादा नहीं चल सका, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने इसे नहीं माना। उसके बाद दोस्तों आगे चलकर एक पारसी धर्म सुधारक हुए जिनका नाम था PM मालबरी। उन्होंने 1891 में समस्त आयु अधिनियम पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह को रोक दिया गया। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखने कौन कौन से कानून पारित हुए। उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हरविलास शरद के प्रयत्नों से 1930 में बनाया गया शारदा एक्ट। दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर इस एक्ट के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। शारदा एक्ट बनाया गया दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार जो 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के हैं उनकी शादी नहीं होगी और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी को भी अवैध घोषित कर दिया गया। और जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी कि जब हमने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पा ली, उसके बाद 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया, जिसमें जो लड़कों की आयु थी शादी की वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई और लड़कियों की 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारे पॉइंट ध्यान रखने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की, यानी कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा शिशुवध। ये क्रूर प्रथा बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार आर्थिक बोझ मानकर या अन्य कारणों से बालिकाओं की बचपन में ही हत्या कर दी जाती थी। प्रबुद्ध भारतीयों तथा अंग्रेजों दोनों ने इस प्रथा की तीव्र आलोचना की। अंततः कानून बनाकर शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर अपराध मान लिया गया। भारतीय रियासतों के रेसिडेंटों से भी कहा गया कि वे ऐसे मामले को सदोष मानव हत्या के बराबर अपराध माने। 1785 में बंगाल में 21वें अधिनियम तथा 1804 में 3रे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया गया। 1870 में इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ और अन्य कानून बनाए गए। तो दोस्तों बाल हत्या या फिर शिशु हत्या या फिर शिशुवध, दोस्तों ये भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रथा थी, काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ उस टाइम पे थी। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे लड़कियों को मार दिया जाता था, कभी कभी उनको बोझ समझकर, कभी कभी दूसरे कारणों की वजह से। लेकिन ये चीज़ आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा है। अब तो धीरे धीरे इन चीज़ों को रोकने के लिए और चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे। उस टाइम पे जो बेटियां थी उनको बेटों के बराबर नहीं माना जाता था, उनको बोझ समझा जाता था। तो
इस चीज़ को सभी लोग ये चीज़ जानते थे कि जब तक बेटियां नहीं होंगी तब तक बेटे कहाँ से आएंगे, और धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ समझ आने लगी और इसके खिलाफ भी जो प्रदर्शन है वो होने लगा। और इसी तरीके से आगे चलते हुए इस प्रथा को भी, इस मुद्दे को के ऊपर भी कानून बनाए गए और इसको भी रोका गया, जो कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विधवा पूर्ण विवाह। पूर्ण विवाह ये ब्रह्म समाज के कार्य क्षेत्र में एक अत्यंत प्रमुख मुद्दा तथा उसने इसे लोकप्रिय बनाने हेतु सराहनीय कार्य किया। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य थे। उन्होंने संस्कृत और वैदिक उल्लेखों से ये सिद्ध किया कि वैद विधवा पूर्ण विवाह की अनुमति देते हैं। उन्होंने लगभग 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा। अंततः उनके प्रयत्नों से 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। सो दोस्तों विधवा विवाह यानी कि विधवाओं का पूर्ण विवाह कराना एक बहुत बड़ी चीज़ थी 19वीं शताब्दी के अंदर, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जब एक लड़की विधवा हो जाती थी तो विधवा होने का जो पूरा दोष था वो उसी लड़की के ऊपर आता था। ये कहा जाता था कि ये उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है, एंड ऐसे काफ़ी सारे ताने उसे मिलते थे। इसके अलावा विधवा होने के बाद उसे सख्त अनुशासन में रहना पड़ता था। वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि बाल विवाह हुए भी जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी वो विधवा हो जाती थी और उसके बाद उन्हें पूरी ज़िंदगी विधवा के तौर पर ही जीनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को ये चीज़ समझ आई कि विधवाओं को भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, उनको भी यह अधिकार है कि वो फिर से समाज के अंदर अच्छे से रह सकें। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो उस टाइम पे मानी गई वो थी विधवाओं का पूर्ण विवाह। लेकिन दोस्तों विधवा पूर्ण विवाह करना इतना आसान नहीं था, समाज इसके सख्त खिलाफ था। तो दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो हमारे वैद हैं यानी कि जो हमारे वैद हैं वो ये बताते हैं कि विधवाओं का पूर्ण विवाह हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जब वेदों के अंदर कोई चीज़ बोली गई है तो इसका मतलब वो चीज़ सही है। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे समाज में जागरूकता लानी शुरू की। उन्होंने लोगों को बताया कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है और लोग भी इस चीज़ से प्रभावित हुए और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी लड़कियों से शादी की जो विधवा हो चुकी थी। तो दोस्तों आगे चलकर इसके ऊपर कानून भी बनाया गया और इस तरीके से जो विधवा विवाह है वो 19वीं शताब्दी में वैध घोषित किया गया। और इसके बाद जो उन बच्चे होते थे यानी कि विधवा पूर्ण विवाह के बाद जो बच्चे होते थे उनको भी वैध माना गया। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा। 19वीं शताब्दी के समाज में ये भ्रांति व्यर्थ थी कि हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं देते हैं तथा शिक्षा ग्रहण करने पर देवता उसे विधवा का दंड देते हैं। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया तथा 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष J.E.D. बेंथू ने बेंथू स्कूल की स्थापना की। बेंथू द्वारा किया गया प्रयास स्त्री शिक्षा की दिशा में पहली सशक्त पहल थी, किंतु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन महान है। वे बंगाल में कम से कम 35 बालिका विद्यालय से संबंधित थे तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। बम्बई के इंस्टीट्यूट के भी विद्यार्थियों ने भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 1904 में स्त्री
चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग एवं मिडवाइफ के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य किया। 1916 में जब प्रोफेसर क्रेव ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय प्रारंभ किया तो ये स्त्री शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। इस वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना के पश्चात महिलाओं को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराई जाने लगी। स्वदेश अभियान, बंगाल विभाजन विरुद्ध अभियान एवं होम रूल आंदोलन कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जब प्रारंभिक तौर पर घरों की चार दीवारियों में कैद रहने वाली महिलाओं ने इनमें उत्साहपूर्वक होकर भाग लिया। 1918 के पश्चात महिलाएं उग्र विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने लगीं तथा उन्होंने लाठी चार्ज एवं गोलियों का भी सामना किया। उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसान आंदोलन एवं अन्य अभियानों में भी सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभाई। उन्होंने न केवल स्थानीय निकायों एवं विधानसभा चुनावों में वोट देना प्रारंभ कर दिया कि इन चुनावों में खड़े होकर विजय भी प्राप्त की। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि यहाँ पे खत्म होता है, जो कि है स्त्री शिक्षा। दोस्तों ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और 19वीं शताब्दी के अंदर भी ये चीज़ सभी को पता थी कि समाज से इन बुराइयों को, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, फिर चाहे वो धार्मिक तौर पे हों या सामाजिक तौर पे हों, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इनको दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है शिक्षा। तो उस टाइम पे जो लड़के थे उनको तो एजुकेशन लेने का अधिकार था, लेकिन लड़कियां हमेशा एजुकेशन लेने से वंचित रह जाती थी। लेकिन दोस्तों ऐसा ना हो इसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी प्रयास किए। सबसे पहले तो ईसाई मिशनरी इंडिया के अंदर आए, यानी कि जो ईसाई जो पादरी होते थे वो इंडिया के अंदर आए, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा जागरूक किया, उन्होंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया कि एजुकेशन लेना ज़रूरी है लड़कियों के लिए भी। उसके बाद काफ़ी सारे लोग टाइम पर हुए, जैसे कि J.E.D. बेंथम, इन्होंने भी बेंथम स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक इंडियन ने प्ले किया लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों आपको इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, इनको आपको ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस टाइम पे बंगाल में कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित थे और उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय थे। इसके अलावा दोस्तों उस टाइम पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंदर भी शिक्षा जो वुमेन एजुकेशन थी उसके बारे में बात की गई, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात की गई। 1914 में जो स्त्रियों की शिक्षा है उनको चिकित्सा के अंदर आने की अनुमति मिल गई, यानी कि जो डॉक्टर वगैरह बनते हैं, नर्स वगैरह बनते हैं, उसके अंदर जो वुमेन्स थी वो आने लगी। और ऐसे धीरे धीरे करके जो हमारी इंडियन वुमेन्स हैं उनको भी एजुकेशन लेने का राइट मिल गया। हालांकि आज भी इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया गया। इसके बाद दोस्तों जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुए, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ चली, उनके अंदर भी महिलाओं ने खूब भाग लिया। पहली बार ऐसा हुआ जब स्वतंत्रता के समय पे महिलाएं घरों की चार दीवारी से निकलकर बाहर आईं और उन्होंने पूरा इसके अंदर भाग लिया और उन्होंने बताया कि जो एक लड़की है, एक महिला है, वो भी आंदोलन कर सकती है, उसमें भाग ले सकती है और लड़की किसी भी क्षेत्र में लड़के से कम नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको यहाँ बताए हैं, आपको इन पॉइंट्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाद और छुआछूत। जातिवाद एवं और छुआछूत प्राचीन काल में स्थापित हुई हिंदू धर्म की 4 स्तरीय जाति व्यवस्था या चतुर्वर्ण व्यवस्था कालांतर में अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हो गई। इसका प्रमुख कारण प्रजातीय सम्मेलन, भौगोलिक विस्तार एवं व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन था। हिंदू चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति ही किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शुद्धता की पुष्टि उसकी जाति के द्वारा
द्वारा होती है। जाति ही निर्धारित करती है कि किसे शिक्षा ग्रहण करने एवं संपत्ति रखने का अधिकार है, किसे कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए तथा किसे किस से विवाह स्थापित करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पूर्ण जन्मों के कर्मों का आकलन भी इसी बात से किया जाता था कि इस जन्म में वे किस जाति में पैदा हुआ है। परिधीन, खान पान, वास स्थान, कृषि एवं पीने के पानी का स्रोत तथा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार जैसे मुद्दों का निर्धारण भी जाति के द्वारा ही होता था। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे निंदनीय पहलू था समाज में अस्पृश्यता एवं छुआछूत की भावना का जन्म। जो लोग निम्न जाति में पैदा होते थे उन्हें अछूत समझा जाता था, उन्हें सामान्यतः गांवों से दूर बसाया जाता था तथा उनको मंदिरों में प्रवेश करने पर पाबंदी थी। इस वर्ग के लोग अनेक प्रकार की उत्पीड़न एवं भेदभाव का शिकार थे। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि जाति व्यवस्था एवं छुआछूत। दोस्तों जाति व्यवस्था ने हमेशा हमारे समाज के अंदर जहर घोलने का काम किया है और छुआछूत की भावना तो 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसकी वजह से जो समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था और जब तक हमारा समाज, जब तक हमारा देश एकत्रित नहीं होता तब तक हमें स्वतंत्रता मिल पाना इम्पॉसिबल था। तो उस टाइम पे लोगों को ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आई कि किस तरीके से चीज़ों को सही करना है, कैसे इस जातिवाद, इस छुआछूत की भावना को दूर करना है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज और धर्म में दोष। भारतीय समाज और धर्म में अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए थे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों के साथ साथ हिंदू धर्म की कूट आलोचना आरंभ कर दी। बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा की भी कूट आलोचना की और समाज में प्रचलित कुरीतियों के लिए भी धर्म को दोषी ठहराया। अंततः भारतीय समाज और धर्म में उत्पन्न दोषों का निवारण अनिवार्य था। ईसाई मिशनरियों के प्रचार ने भारतीयों को चुनौती दी। भारत में 19वीं शताब्दी में कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन इसलिए आरंभ हुए कि ईसाई धर्म से हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के प्रयत्न आरंभ हुए, जिससे भारतीयों में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ जिसमें अंधविश्वास का स्थान आध्यात्मिक चिंतन ने ले लिया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज और धार्मिक दोष। दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंदर जो हमारा भारतीय समाज था उसके अंदर काफ़ी सारे जो धार्मिक दोष थे वो फैले हुए थे, जैसे कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड। कहने का मतलब यह है कि जो एक आम आदमी था उसको इतना ज़्यादा भक्ति, उसके अंदर इतना ज़्यादा अंधविश्वास भर दिया जाता था कि वो चाहे उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन वो पूजा करवाता था ताकि उसके जो भी दोष हैं, उसने जो भी पाप किए वो दूर हो जाए। तो ये जो भी चीज़ें थी, ये जो भी अंधविश्वास था, इसको दूर करना ज़रूरी था और 19वीं शताब्दी में इसको दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है दास प्रथा। दास प्रथा। भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से था। 18 जनवरी 1823 को लिस्टर स्टीफन हॉप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लैड्स को दास प्रथा की समाप्ति के लिए एक पत्र लिखा। 1779 ई की घोषणा द्वारा दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ई एवं 1823 ई में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 में अंग्रेजी साम्राज्य में दासता समाप्त कर दी गई। 1833 ई में चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर को कानून बनाने को कहा गया। 1843 ई में समस्त भाग में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ई में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया।
दोस्तों दास प्रथा हमारा लास्ट पॉइंट है। दोस्तों दास प्रथा भी 19वीं शताब्दी में हमारे इंडिया के अंदर चल रही थी, क्योंकि दोस्तों क्या होता था, जो अंग्रेज़ होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो इंडिया से लोगों को ले जाते थे और उनको अपना दास बना लेते थे। लेकिन दास प्रथा कोई नई चीज़ नहीं थी, ये पुराने समय से चल रही थी। लेकिन अब टाइम आ गया था कि इस प्रथा को रोका जाए, और इसी से रिलेटेड टाइम पर काफ़ी सारे विरोध प्रदर्शन किए गए और इनको कानून बनाकर इस प्रथा को समाप्त किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। एंड येस गाइज, अगर आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।